हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम सोशियोलॉजी का जो इग्नू का स्टडी मॉडल का पढ़ रहे थे, उसमें हम अभी नया टॉपिक कवर करेंगे जो है कंपैरेटिव मेथड्स के बारे में। तो जो इसमें ऊपर दिया है कंटेंट, ये हम छोड़ देते हैं, इंट्रोडक्शन भी हमारे काम का नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ से शुरू करते हैं। रिलेशनशिप विद कॉमन सेंस इंट्रोगेटिंग आइडियोलॉजिकल लोकेशन। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि जो कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी है वो कैसे एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हैं, प्लस उनके कोलैप्स होने से कॉमन सेंस नॉलेज और सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में कितने ज़्यादा डेंजर्स आ सकते हैं। अब हम जब भी कंपेरेटिव मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इन कॉमन सेंस से किस तरह से इम्पॉर्टेंट हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो कंपैरिजन है और कंट्रास्ट है वो डे टू डे डेली लाइफ में होता ही रहता है, और इस बात में किसी भी तरह का वंडर नहीं है कि जो एप्लीकेशन होता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का, ये ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उससे कल्चर को भी इक्वली कॉम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम अपनी डे टू डे सोशल वर्ल्ड को जो हमारे आसपास है उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हम रियलाइज़ करेंगे कि हम बहुत चीज़ों में कंपैरिजन कॉन्ट्रास्टिंग के प्रोसेस को अप्लाई कर देते हैं, उनमें इन्वॉल्व हो ही जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, हम सभी कहीं ना कहीं चीज़ों को इवोल्यूट करते रहते हैं, लोगों को, खाने को, कल्चर को, इन सब को उनकी क्वालिटी के बेसिस पे कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है, इसके बेसिस पे हम उसको कंपैरिजन करते ही रहते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि जो हमारा खाना है वो उनके खाने से अच्छा है, या फिर जो हमारा कल्चर जो है उनके कल्चर से ज़्यादा डेवलप है। इन तरह के स्टेटमेंट्स आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं। लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है, जैसे कि हमारा कल्चर दूसरे के कल्चर से ज़्यादा अच्छा है, तो इसका अगर हम देखें तो बस एक इवोल्यूशनरी अजम्पशन है। इसका मतलब एक तरह से आप यही कह सकते हो ना कि जिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हम आज हैं, जो पीछे की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थी, उससे कहीं ना कहीं हम सुपीरियर ही हैं, उससे कहीं ना कहीं हम आगे ही हैं। अगर हम एक सोशियोलॉजिकल के पर्सपेक्टिव से देखें तो सोशियोलॉजिकल ने बस इस चीज़ को बहुत ही परफेक्टली कंपेयर किया है कि कैसे चीज़ें बार्बरिक से सिविलाइज्ड हो गई, कैसे प्रिमिटिव से मॉडर्न हो गई। और सोशियोलॉजिस्ट अब थोड़े बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं, उन्होंने सिंपल और कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिससे कि क्या हो, कुछ वैल्यू जजमेंट ना हो सोसाइटी में, और जो भी एवोल्यूशनरी कंपैरिजन चल रहा है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अब हाँ, कुछ बातें हैं जैसे कि जो हम इस बात से अवेयर हैं कि जो एवरीडे लाइफ में जो कंपैरिजन होता है वो अच्छा नहीं है, बल्कि हमें हर एक पर्सन की, हर एक ऑब्जेक्टिव की और आइडियाज़ की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको हमें वैल्यू देनी चाहिए। हम ये कैसे देख सकते हैं कि जो कुछ कंपैरेटिव अप्रोच है, जो उसकी थीम है, वो हम अपने डेली नोशंस में कहीं ना कहीं प्रेजेंस उसकी मिली जाती है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, हालाँकि जो कनेक्शन है स्पिलिंग ओवर इन जो चीज़ों का जो 2 लेवल्स इनके ऊपर जो हम कनेक्शन लेके आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है डिस्टिंग्विश करना, बहुत ही डिफ़िकल्ट है और डाउटफुल भी है कि हम कैसे उसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सी सोशल अप्रोच को हम कंपैरिजन मेथड से लेके चल रहे हैं और किसमें हम अपनी खुद की अप्रोच लगा रहे हैं। इसे जो बैतली हैं जिन्होंने एक केयरफुल और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश निकाला, जिससे कि हम पता कर सकें कौन सा ले कंपैरेटिव है और कौन सा सोशल कंपैरेटिव अप्रोच है। कुछ एक्सटेंसिव हद तक मतलब ऑटोमेटिक नहीं है कि जो यूज़ ऑफ कंपैरिजन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल है ह्यूमन थॉट के प्रोसेस में। और जो सेम हम किसी भी कॉन्शियस चीज़ों के बारे में नहीं कह सकते हैं जिसमें कि हम सर्च कर रहे हैं कंपैरेटिव मेथड की, उसकी एक डिफिनाइट या फिर एटलीस्ट इसकी एक डिफिनाइट रूल्स हों या फिर उस प्रोसीजर के। Here one will find characteristic differences among the various disciplines that together make up। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो काफ़ी सारी सोशल साइंसेस हैं जो मिल के एक अलग तरह का ही डिसिप्लिन बना लेती हैं, उनमें भी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस देख सकते हैं। कुछ डिसिप्लिन जैसे कि इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी हैं, ये ज़्यादातर फोकस करते हैं यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स पे, और जो भी एक पूरी की पूरी ह्यूमन बीइंग है जो पूरी जगह पे मिलती है, उसमें क्या कॉमन प्रोसेस है उसको स्टडी करती है, और बहुत ही कम अटेंशन देती है कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनके बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या परसिस्टेंस है। और वहीं पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री पर्टिकुलर क्या करती है, वो एक सोसाइटी में कौन से स्पेसिफिक फीचर्स थे उनको ड्वेल करती है, बिना इस चीज़ को जाने कि उस टाइम पे क्या स्पेस की बाउंड्रीज थी, क्या टाइम की बाउंड्रीज थी।
अगर हम कंपैरेटिव मेथड को देखें तो कंपैरेटिव मेथड जो है वो एक तरह का टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो कि डिज़ाइन कॉन्शियसली करता है, डिस्कवर करता है जनरल फीचर्स ऑफ ऑल सोसाइटीज़ और कल्चर्स को बिना बिना डिस्टिंक्ट उस पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर कल्चर के डिस्टिंक्टिव फीचर्स को लूज़ किए हुए। और इसी तरह का और ये भी बात है कि एक पर्टिकुलर तरह का ऑब्सेशन है सोसाइटी सोशियोलॉजी को लेकर या फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी को लेकर। एल.टी. हॉबहाउस जो है उन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा था कि जो कंपैरिजन है वो एक तरह से नेसेसिटी है। इस बात पे उन्होंने बहुत स्ट्रेस किया था और कमेंट किया था क्या, अगर हम वाइडर सेंस में देखें तो कोई और ऐसा मेथड नहीं है। कंपैरिजन बिल्कुल जो कंपैरिजन है एक बहुत ही इसेंशियल प्रोसीजर है बाकी सभी साइंसेस के लिए और एक तरह का एलिमेंट्री प्रोसेस है ह्यूमन थॉट्स के लिए। वहीं पे अगर हम इवान प्रिटचार्ड की बात करें जो कि डरखेम को इवोक करते हुए कहते हैं क्या, जो कंपैरिजन सोशियोलॉजी एक पर्टिकुलर कोई ब्रांच नहीं है सोशियोलॉजी की बल्कि वो खुद ही एक सोशियोलॉजी है। ठीक है जी। और ये एक तरह से क्या करती है, सीज करती है प्योरली डिस्क्रिप्टिव एंड एस्पायर करती है अकाउंट्स फॉर फैक्ट को। अब मैकफार्लेन की बात करते हैं, इन्होंने लिखा है क्या, जो नंबर ऑफ कई सारे जो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जिनको नोट किया है इस दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वन फिनोमेना, एक फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए वन मस्ट प्लेस्ड इन द पर्सपेक्टिव और कंपेरिजन टू अदर्स एंड कोट मतलब कि अगर आप किसी एक चीज़ के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो उसे आपको किसी और चीज़ से कंपेयर करना ही पड़ेगा, किसी और चीज़ के पर्सपेक्टिव में उसे देखना ही पड़ेगा। और लुई को कोट करते हुए कहा है कि अगर हम किसी एक फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो केवल दूसरे के रिलेशन में ही हो सकता है। हम इंग्लैंड को उतना ही जानते हैं जितना कि इंग्लैंड जानता है, इसलिए कहा जाता है कि हमें इसको वेस्टर्न कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। जो मोस्टली सोशल साइंटिस्ट हैं वो जनरली अवेयर होते हैं इस बात से कि जो कंपैरिजन हो रहा है हर समय पे, मतलब जितने भी टाइम पे कंपैरिजन हो रहा है उस बात से वो अवेयर होते हैं और जानते हैं कहीं ना कहीं कंपैरिजन जो है इन्वॉल्व हो रहा है। मैकफार्लेन ने कहा कि अगर हम हिस्ट्री के केस में बात करें तो जो यूजुअली कंपैरिजन होता है वो टाइम के बेसिस पे होता है। वहीं अगर हम अदर सोशल साइंसेस की अगर हम बात करें तो वो प्रीडोमिनेटली स्पेसेस में होता है। एक बहुत ही मोस्ट फैमिलियर मेथड है हिस्टोरियंस का, जिसमें वो क्या करते हैं अपनी खुद की एक सोसाइटी बनाते हैं, उसको एज अ नॉर्म लेते हैं और फिर वो देखते हैं कि जो पास्ट के सोसाइटीज़ थे वो कैसे डिफरेंट हैं उनसे या फिर कैसे उनसे सिमिलर हैं। और यही चीज़ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही करते थे, बट इनकी जो डायमेंशन होती थी स्पेस की होती थी रादर देन टाइम। अब मैकफार्लेन ने फिर से पोकॉक को कोट करते हुए कहा है, जिन्होंने कमेंट किया था क्या, जो इनफॉर्मली है जो कंपैरिजन जो है वो एक मेथड ऑफ सब्जेक्ट में ही इनबिल्ड हो चुका है। अगर उनका जो पहला फील्ड वर्क था उसको अगर हम देखें, even in his first piece of field work the anthropologist is comparing the categories of his own society, मतलब जो उनका पहला फील्ड वर्क था उसमें उन्होंने देखा क्या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो अपनी खुद की बनाई हुई सोसाइटी से जो बाकी की सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं उससे कंपेयर करते जा रहे हैं। अब मैकफार्लेन ने फिर से कोट किया डी टोक्यावेली को, जो कि उनका वर्क था जिसमें कि मेथड ऑफ कंपैरिजन को बताया गया था कि अगर आप किसी वर्क में मेथड ऑफ कंपैरिजन को इलस्ट्रेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप अपनी मेमोरीज़ को रिवील कर रहे हो। उनका कहना था कि जब वो अमेरिका के लिए वर्क कर रहे थे, अपने अमेरिका का काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहीं कहीं पे क्या क्या फ्रांस को भी मेंशन किया है। वो उन्होंने कोई भी चीज़, उन्होंने एक सिंगल पेज नहीं लिखा विदाउट थिंकिंग हर, और उनको ऐसा लगता था कि जो वो है मतलब जो फ्रांस है वो उनके सामने ही है, और वो जो कहना चाह रहे हैं कि जो स्पेस थी वो जो ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, ड्रॉ आउट करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे यूनाइटेड स्टेट को, ना केवल वहाँ की एक होल कंडीशन जो कि फॉरेन सोसाइटी की थी उसकी, बल्कि वो उस बात को भी पॉइंट करना चाह रहे थे कि किस तरह से वो खुद में ही खुद से डिफरेंस है, कैसे रिसेंबल है खुद से। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है एज वुड बी ऑब्वियस टू यू। अच्छा, अब हमें इन सबको देखने के बाद पता चल ही गया है कि सोशियोलॉजिस्ट जो डिफरेंट टाइम्स के वो सब अवेयर थे इस बात से कि जो भी हम कंपैरिजन या फिर वैल्यू जजमेंट को लेके आ रहे हैं इनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हालांकि जो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे और क्या होता है जो एडवोकेट करते कंपैरिजन कंपैरेटिव अप्रोच को, जैसे कि डरखेम या फिर वेबर, उन्होंने कैसे निगोशिएट किया इस प्रॉब्लम को वो भी देखेंगे। उन्होंने कैसे मैनेज किया जो कॉन्फ्लिक्ट चला था उस टाइम के कि वैल्यू न्यूट्रल सोशियोलॉजी होनी चाहिए या फिर कंपैरिजन होना चाहिए किस टर्म का एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस में, इनमें जो कमिटमेंट थी उसको कैसे उन्होंने नेगोशिएट किया और कैसे टैकल किया इस बात को कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है वो अपने हाईएस्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंच चुकी है। हम इन सबको आगे डिस्कस करेंगे। अभी आगे देखते हैं।
अब आगे सेक्शन में चलने से पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ना केवल क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपील की कंपैरेटिव मेथड की, लेकिन बल्कि जो थिंकर्स जैसे कि हर्बर्ट हो गए, एरिस्टोटल हो गए और पॉलीबियस हो गए और प्लूटार्च हो गए, ये सब भी जो क्या एंशंट स्कॉलर थे। और जो बोदिन और मैकियावेली थी, ये तो रशिया से थे, इन्होंने भी कंपैरेटिव मेथड को यूज़ किया था। हम यहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉलर्स की लिस्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये काम हमारे लिए ऑलरेडी ईजी कर दिया गया है मैकफार्लेन के द्वारा। इन्होंने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया है पेरी एंडरसन को, फर्नैंड ब्रॉडल को, लुई डूमो को, अर्नेस्ट गेर्नर को, जैक गुडी को, E.L. जॉन्स, डेविड, बहुत सारे नाम हैं, इन सबको भी आप देख लीजिएगा जी। तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आते हैं तो बात करते हैं अगर जो एंशियंट और मेडिवल स्कॉलर थे, उन्होंने जो था यूज़ ऑफ कंपैरिजन उनकी राइटिंग में उसको लिखा, और जो कंपैरिजन मेथड था उसको एक तरह से मेथड बता दिया कि सोशल रिसर्च का, जो कि प्रोडक्ट था 19th सेंचुरी सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। अब 19th सेंचुरी में हुआ क्या, जो प्रिंसिपल अट्रैक्शन ऑफ कंपैरेटिव मेथड था वो आया कहाँ से। ऐसा मानने जाने लगा कि जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, जो डिस्कवरिंग साइंटिफिक लॉज जो हो रहा है हमें सोसाइटी और कल्चर का, उसके बारे में बिलीव किया जाने लगा। अब just strong advocated of the comparative method believes in the possibility of a natural science of society that would be establish regularities of coexistence and successions among the form of social life by means of systematic comparison। अब यहाँ पे इस बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट किया गया, जो कंपैरेटिव मेथड है उसको इस बात पे बिलीव करने लगा कि जो नेचुरल साइंस है सोसाइटी की, उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, और यहाँ पे कुछ कोएग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलरिटी को साथ में स्टेबलाइज करके जो भी सक्सेशन चल रहा है डिफरेंट सोशल लाइफ में, उनको हम सिस्टमैटिक कंपैरिजन से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जो 19th सेंचुरी की सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है, जो स्टडी कर रही थी सोशल और कल्चरल फिनोमिना को वो टिपिकली कंबाइन किया गया था स्टडी ऑफ फिजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे जैसे कि एमिल डर्कहाइम फ्रांस के, हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड के और मैक्स वेबर जर्मनी के, इन्होंने कंसीडर किया कि क्या जो कंपैरिजन है एक मतलब वन ऑफ द बेसिक प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि क्या हो वे ऑफ ह्यूमन थिंग को देखा जाए। लेकिन जो स्पेंसर थे और डर्कहेम थी, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे ऑर्गेनिक एनालॉजी से। डर्कहेम की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो उन्होंने एक मेथडोलॉजी डेवलप करी, किसका यूज़ करके, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी, जिससे क्या हो फॉर्मुलेट किया जा सके कंपैरेटिव अप्रोच को, जिससे कि सोशल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाया जा सके। डर्कहेम की जो सिस्टमैटिक यूज़ ऑफ कंपैरेटिव मेथड था, इसने एक इम्पटस दिया जिससे कि हम वाइड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी को और सोशल एंथ्रोपोलॉजी को फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में अप्लाई कर सकें। अब ये चीज़ें हो गई। अब ये देख लेते हैं अ क्रिटिकल लुक एट कंपैरेटिव मेथड की बात कर लें। अनडाउटली क्या हुआ, जो सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो क्या थे, वो मोनोग्राफी, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्टिंग इन रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड सोशल प्रैक्टिस को रीप करने में एबल थे। और जो इस टाइम की जो मोस्ट ऑफ द सोशल रिसर्च थी वो पर्टिकुलरली किसी कॉन्सेप्ट पे थी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। अब इसमें कहा गया कि इस पूरे व्यू को लेते हुए कहा गया जो सोसाइटी है वो एक रियलिटी में सुई जनरेट से खुद से जनरेट होती है, और एक इंसान उस सोसाइटी के बाहर रह के भी उसको ऑब्जर्व कर सकता है और उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है। इन गोल्ड ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी था इसकी यूटिलिटी को क्वेश्चन किया और कहा कि और इन्होंने क्या किया, एक अनक्रिटिकल यूज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबल लेके आया, जिससे कि क्या हुआ, जो फेलियर कंपैरेटिव मेथड्स हैं उनको रखा जाए, जिससे कि अचीव किया जा सके एक्सेप्शंस जो रेज किए जा रहे थे एक्सटेंसिव एप्लीकेशन के द्वारा। ये भी ख़त्म कर लें क्या? एक काम करते हैं, इसको भी नहीं पढ़ते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर ख़त्म कर देंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो उसको हम आगे ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आगे हम कंटिन्यू करेंगे ये यहाँ से मैक्स वेबर अप्रोच से। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।